हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा पढ़ेंगे? प्रमुख अक्षांश रेखा को पढ़ेंगे। प्रमुख अक्षांश रेखा को पढ़ने से पहले आप लोग यदि इससे पहली क्लास को नहीं देखे हैं उस क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम लोग विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा पढ़ेंगे, उत्तरी ध्रुव पढ़ेंगे, दक्षिणी ध्रुव पढ़ेंगे, विषुवत रेखा पर स्थित देश पढ़ेंगे, मकर रेखा पर स्थित देश पढ़ेंगे, कर्क रेखा पर स्थित देश पढ़ेंगे, आर्कटिक रेखा पर स्थित देश पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है। तो ये सब बात आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस रेखा का क्या नाम है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये पूरे पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। इसीलिए ये पूरे भूमि को दो भागों में बांटती है। इसलिए इस रेखा को एक और नाम से जाना जाता है। इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। फिर ये पूरे पृथ्वी को दो विषुव में बांटता है, इसलिए इसको विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। इसी रेखा को इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर, इक्वेटर भी कहते हैं। तो याद रखना है, चाहे एग्जाम में 0 डिग्री अक्षांश रेखा रहे, चाहे भूमध्य रेखा रहे, चाहे विषुवत रेखा रहे, चाहे इक्वेटर रहे, ये चारों रेखा एक ही होती है और ये पूरे पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है। इस रेखा के ऊपर जाइएगा तो इसको कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाएगा? हाँ, उत्तरी गोलार्ध। इस रेखा को, सॉरी, इस यानी जो है रेखा के नीचे आइएगा तो इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। आगे की अगर बात किया जाए, यानी ये जो रेखा है ये पूरे पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। आगे की अगर बात किया जाए तो कई सारी रेखाएं हैं। जैसे अगर बात किया जाए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अब 0 से ऊपर बढ़ते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 22 23 23, तो 23 तो निश्चित रूप से आएगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर यदि जाइएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर जाइएगा, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा पर यदि जाइएगा, उत्तरी अक्षांश रेखा पर जाइएगा, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। इसी रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क। यानी 0 से शुरू करिएगा, 1 2 3 4 5 6, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? 90 डिग्री तक जाएगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी को हम लोग क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। नॉर्थ, नॉर्थ हम सिर्फ एन लिखेंगे। अब उत्तरी अक्षांश हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो 90 तक जाइएगा तो बीच में कितना आ रहा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अब हम उत्तरी अक्षांश लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। इस प्रकार से यदि और आप रेखा खींचिएगा नीचे में तो 23.5 डिग्री कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री साउथ। क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, आप लोग देख ही लिए हैं, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा बोलेंगे। याद रखना है, कौन सा रेखा? मकर रेखा। तो तीन रेखा देखिए, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। आगे की अगर बात किया जाए, ऊपर बढ़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को खींचेंगे। कितना खींचेंगे? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को यदि खींचेंगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है, कौन सा रेखा कहा जाता है? आर्कटिक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा।
यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, यानी आर्कटिक रेखा किस गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। फिर यदि बात किया जाए उतना ही दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कौन सा रेखा बोलेंगे? अंटार्कटिक रेखा बोलेंगे। कौन सा रेखा बोलेंगे? अंटार्कटिक रेखा बोलेंगे। यहां लिखते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब 66.5 जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कितना पहुंच जाएंगे? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर पहुंच जाएंगे। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। उतना ही जब दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? दक्षिणी यानी साउथ को दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये प्रमुख रेखाएं हैं। कौन कौन सा रेखा हम लोग पढ़ेंगे? विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। उतना ही नीचे आइएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहेंगे और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। अब इस सब रेखा की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। अब इस रेखा के बारे में एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे विषुवत रेखा के बारे में बनता है कि कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित है, कौन सा देश विषुवत रेखा पर नहीं है, कौन सा देश मकर रेखा पर है, कौन सा देश आर्कटिक रेखा पर है। तो ये सब क्वेश्चन बनता है। तब हम एक एक रेखा के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक रेखा के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा एक पेज ले लेते हैं और एक पेज में एक और हम बनाते हैं थोड़ा सा पृथ्वी का नमूना, क्योंकि उसी पे हम लोग को क्या करना है? समझना है। ठीक है, ये बना लिए। अब इसी पे हम लोग को क्या करना है? समझना है। सॉरी ये तो मिटेगा इस प्रकार से कि बनाते हैं। बना लीजिए। देखिएगा, अब ये जो हम रेखा, ये जो हम चित्र खींचे हैं, ये क्या है? तो ये समझ लीजिए पृथ्वी है। अपना अपना प्यारा प्यारा क्या है? ये पृथ्वी है। बीच से कौन सा रेखा जा रही है? बताइए बताइए, बीच से कौन सा रेखा जा रहा है? तो बीच से जा रहा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा बोलेंगे। अब इस रेखा की विशेषता को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो रेखा है पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और पृथ्वी पर खींची गई सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त है। पृथ्वी पर खींची गई सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त है। इसकी परिधि की अगर बात किया जाए, परिधि मतलब चारों ओर की लंबाई को अगर माप लीजिएगा चारों तरफ से, उसी को परिधि बोलेंगे। तो लंबाई कितनी आएगी? तो लंबाई आएगी इसकी कितनी? 40,075 किलोमीटर। कितनी? तो याद रखना है, पृथ्वी की विषुवतीय परिधि की अगर बात किया जाए तो 40,075 किलोमीटर है पृथ्वी की विषुवतीय परिधि। यहां तक में कोई डाउट नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब जो हम लिखते हैं वो सब कॉपी पर आप लिखते जाइएगा। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठिए, उसके बाद पढ़िए और मजा आएगा, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा, रिवीजन करने में क्या होगा? काफी आसानी होगा। अब हम जानते हैं कि ये जो विषुवत रेखा है, अगर नहीं जानते हैं फिर भी बताएंगे, ये विषुवत जो रेखा है, इस विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होता है। अब जैव विविधता के बारे में ही हम लोगों को समझना है। इस विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा जैव विविधता क्यों होता है? तो चलिए समझते हैं क्यों होता है सबसे ज्यादा जैव विविधता। तो देखिएगा, ये अपना प्यारा प्यारा सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान है जिसका हम लोग आजकल इंतजार बहुत ज्यादा करते हैं ठंडी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में सोचते हैं कि नहीं उगे तो अच्छा है। ये समय समय की बात है कि गर्मी में सूर्य से हम लोग भागते हैं और ठंडी में सूर्य का क्या करते हैं? इंतजार करते रहते हैं सूर्य भगवान का। तो ये सूर्य भगवान जो हैं, ये
यानी जो अपनी प्रकाश छोड़ती है विषुवत रेखा पर सीधी छोड़ती है। विषुवत रेखा पर कैसी आती है? सीधी आती है। ये बात याद रखना है। विषुवत रेखा पर क्या आती है? सीधी। ऊपर से ले लीजिएगा 23.5, नीचे भी ले लीजिएगा 23.5। इस क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इस क्षेत्र में सूर्य की प्रकाश काफी तेज पड़ती है। सूर्य की प्रकाश क्या पड़ती है? काफी तेज पड़ती है। और जब सूर्य की प्रकाश काफी तेज पड़ती है तो यहाँ बताइए गर्मी क्या होगा? ज्यादा। आप देखते होंगे दिन के 12 बजे जब हमारे सिर पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है हम लोगों के सिर पर तो खूब ज्यादा गर्मी महसूस होता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। और बताइए जब हमेशा यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो कैसा क्षेत्र होगा? गर्मी का क्षेत्र होगा। गर्मी को क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी में उष्ण कहा जाता है। और क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताएं आप लोगों को, क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध। तो गर्मी यानी कौन सा क्षेत्र हो गया? गर्मी का क्षेत्र। गर्मी का क्षेत्र। गर्मी को क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। उष्ण कहते हैं। और क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो बताइए दोनों मिलेगा, उष्ण प्लस कटिबंध बराबर क्या होगा? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध होगा। उष्ण कटिबंध होगा। तो ये जो क्षेत्र होता है ये उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र होता है। पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा। नीचे भी ये नहीं समझिएगा, जो बात हम ऊपर लिखेंगे मान लीजिए माना कि वो सब बात इसमें लिखा हुआ है। यानी ये वाला जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, यानी गर्मी के क्षेत्र, गर्मी का क्षेत्र होता है। अब समझिएगा। अच्छा गर्मी का क्षेत्र यदि होगा, ठीक है, गर्मी का क्षेत्र यदि होगा तो बताइए इस क्षेत्र में बताइए जल भी होगा, निश्चित रूप से होगा। जल भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये गोलार्ध को ही तो जल गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? जल गोलार्ध कहा जाता है। इस क्षेत्र में भी स्थल है लेकिन इस क्षेत्र में जल है। अब बताइए गर्मी ज्यादा होगा तो जल वाष्प के रूप में क्या ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? तो निश्चित रूप से जल क्या होगा? जल वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा। इस क्षेत्र में जल वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा। अगर ऊपर उठेगा जल वाष्प के रूप में तो निश्चित रूप से वो ऊंचाई पर जाएगी और ऊंचाई पे जाने के बाद संघनन क्रिया होगा और वो बादल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बादल बन जाएगी। और वर्षा के बूंद के रूप में क्या करेगी? नीचे वर्षा कराएगी। वर्षा कराएगी। अब इस क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इस क्षेत्र में याद रखना है, इस क्षेत्र में जो होता है वर्षा भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए गर्मी ज्यादा है, इसीलिए यानी वाष्पीकरण ज्यादा होगा, ऊपर जाएगा जल, संघनन क्रिया होगा, बादल बन के वर्षा के रूप में क्या होगा? वर्षा कराएगा। और इसीलिए याद रखना है कि विषुवतीय क्षेत्र में प्रत्येक दिन बारिश होती है। लगभग 4 बजे दिन में प्रत्येक दिन क्या होती है? बारिश होती है। तो बताइए यहाँ जल ज्यादा होगा, जल भी ज्यादा है इसलिए। अच्छा जल ज्यादा है तो यहाँ क्या होगा? वर्षा भी ज्यादा। जल प्लस वर्षा भी क्या होगा? ज्यादा। अब वर्षा भी क्या हो रहा है? अत्यधिक हो रहा है। जल भी है प्लस में याद रखना है सूर्य का प्रकाश भी अत्यधिक है। सूर्य का प्रकाश भी क्या है? अत्यधिक है। अब जल है, वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है, बताइए ये तो वरदान है पौधा के लिए, है कि नहीं है? पौधा को ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये सब रहेगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में पौधा बहुत ज्यादा होगा। पेड़ पौधा की संख्या क्या होगी? काफी होगी। अत्यधिक क्या होगी? अत्यधिक। अत्यधिक बोलिए या डायरेक्ट अत्यधिक को छोड़ दीजिए, इसको बोलिए सघन। क्या बोलिए? सघन बोलिए। सघन। सघन मतलब समझते हैं ना? श्वास सघन, श्वास सटल सटल। ठीक है, याद रखना है श्वास सघन, श्वास सटल सटल। यानी सघन विरल समझते हो? विरल मतलब हट्टल हट्टल, सघन मतलब सटल सटल। तो याद रखना है यहाँ का जो पेड़ पौधा होगा, वन जो होगा, वन क्या होगा? वन होगा सघन होगा। वन क्या होगा? सघन होगा। तो ये बात याद रखना। वन क्यों सघन होगा? बात समझ में आ गया? क्योंकि जल ज्यादा है, वर्षा ज्यादा, सूर्य का प्रकाश ज्यादा, और यही तो चाहिए पौधा को। और निश्चित रूप से आप देखते भी होंगे गर्मी के क्षेत्र में पतझड़ बन हो जाता है और
गर्मी के दिनों में याद सॉरी 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 देखिएगा, जब पौधा को वर्षा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो क्या करता है अपना पौधा, अपना पत्ता क्या करता है, गिरा लेता है। तो याद रखना इस क्षेत्र में सघन वन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सघन वन पाया जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, सघन वन पाया जाएगा, वन कैसा होगा? तो वन होगा सदाबहार, चूंकि प्रत्येक दिन वर्षा होती है, सब दिन सूर्य का प्रकाश यहां पड़ती है, इसलिए सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन होगा। कैसा वन होगा? सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन होगा। लिखेंगे तो खराब लगेगा, इसलिए लिख नहीं रहे। आप लोग बातों को अच्छा से समझिएगा। वन कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा। अच्छा, ये बात बताइए, जितने भी जंगली जीव होते हैं, पशु पक्षी जो भी होते हैं, सब कहां रहना पसंद करते हैं? स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, और कहां? वन में। तो निश्चित रूप से यहां अनेक प्रकार का वन होगा, सघन वन होगा, तो अनेक प्रकार के जीव जंतु भी इस क्षेत्र में होंगे, और बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। यानी कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो यहां अत्यधिक अत्यधिक जीव जंतु भी होंगे, अत्यधिक जीव जंतु भी होंगे। यहाँ के वन काफी लंबी होती है और काफी मजबूत होती है, याद रखना है। ठीक है, अब वन की बात किया जाए, सघन वन, तो ये विषुवतीय वन है, याद रखना है। विषुवतीय वन को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। क्या कहा जाता है? विषुवतीय वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि विषुवतीय वन को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। तो याद रखना, जल ज्यादा, वर्षा ज्यादा, सूर्य का प्रकाश ज्यादा, वन सघन है, जीव जंतु अनेक प्रकार का पाया जाएगा, अनेक प्रकार का पौधा, लंबा लंबा पौधा पाया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र होगा, सबसे ज्यादा विविधता भरा क्षेत्र होगा। क्या होगा? सर्वाधिक विविधता भरा क्षेत्र होगा। सर्वाधिक सर्वाधिक विविधता, विविधता विविधता, ठीक है, सर्वाधिक विविधता से भरा क्षेत्र होगा। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विविधता किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। अब ज्यों ज्यों ऊपर की ओर जाएंगे, ध्रुव की ओर, ध्रुव बोले तो 90 डिग्री, उत्तरी अक्षांश, कौन ध्रुव? तो उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। यानी ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर जाएंगे, अब देखिएगा कहानी क्या होता है। सूर्य का प्रकाश अब कैसे कैसे जाएगा, तो देखिएगा सूर्य के प्रकाश को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, आपको दिख रहा होगा। एक समय आएगा जब सूर्य का प्रकाश ध्रुव पर पड़ेगा ही नहीं, और यहाँ काफी ज्यादा ठंडा रहेगा। इस क्षेत्र में भी वही हाल है, यहाँ भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बहुत कम मात्रा में पड़ेगा, और इसीलिए बताइए ठंडी ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? बर्फ ज्यादा होगा, बर्फ भी ज्यादा होगा। तो इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो पेड़ पौधा होगा नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ेगा तो पेड़ पौधा खाना कैसे बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा? इसलिए जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता क्या होती है? क्या होती है? घटती है। याद रखना है कि जब ऊपर की ओर हम जाएंगे तो जैव विविधता क्या होगी? घटेगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्रुव, अब यानी कहने का मतलब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जैव विविधता क्या हो रही है? घट रही है। फिर नीचे की ओर आ रहे हैं तो जैव विविधता क्या हो रही है? बढ़ रही है। दोनों गोलार्ध में यही है कंडीशन कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? घटती है। जब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है। याद रहेगा। और दोनों गोलार्ध की बात हम कर रहे हैं, दोनों गोलार्ध में सेम कंडीशन है। यानी बताइए ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। वन नहीं पाया जाएगा, सूर्य का प्रकाश भी नहीं होगा, वर्षा भी नहीं होगा, वन सघन होगा ही नहीं। वन तो ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता क्यों होता है? याद रखना है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब विषुवत रेखा की अगर बात किया जाए तो विषुवत रेखा में अगर आकार की बात किया जाए तो आकार में आप लोग को बता दिए हैं कि विषुवत रेखा जो होता है क्या होता है? पृथ्वी पर जो खींची गई होती है रेखा, उसमें सबसे बड़ी यानी अक्षांश रेखा में सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त होती है। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां मौसम की हम बात कर लेते हैं। मौसम की बात अगर हम करेंगे, चूंकि सब दिन यहां
सूरज का प्रकाश सीधी ही लगभग पड़ती है, तो सीधी पड़ेगी तो मौसम यहाँ लगभग समान होता है। मौसम हमेशा क्या होगा? मौसम क्या होगा? मौसम एक समान होगा। मौसम क्या होगा? एक समान होगा। अब कहिएगा फिर सर बताइए, मौसम एक समान है, दिन रात की अवधि कैसी होगी? दिन रात की अवधि, दिन रात की अवधि कैसी होगी? तो ये बात भी याद रखना है, इस क्षेत्र में दिन और रात की अवधि बराबर बराबर 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए ये पॉइंट भी समझ गए। देखिए हम लिख नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, इसका मतलब लिख तो रहे हैं, पूरा लिखेंगे तो ज्यादा लंबा क्लास चल जाएगा। थोड़ा सा आप लोग कॉपी लेकर बैठिएगा, लिखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात कर लीजिएगा, इसमें कौन सा बल का बात करिएगा? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कहां होगा? ध्रुव पर होगा कि विषुवत रेखा पर होगा? ध्रुव पर होगा कि विषुवत रेखा की ध्रुव पर होगा? कहां होगा? याद रखना है विषुवत रेखा पर जी का मान काफी कम होता है। याद रखना है क्योंकि केंद्र से इसकी दूरी काफी कम होती है, इसीलिए याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है विषुवत रेखा पर क्या होती है? न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है, इसीलिए अनेक उपग्रह यहीं से छोड़े जाते हैं, क्योंकि ईंधन कम खपत होता है, पृथ्वी किसी चीज को यानी ग्रह को कम खींचती है, इसलिए यहीं अनेक उपग्रह परीक्षेपण केंद्र स्थापित किया जाता है विषुवतीय क्षेत्र में ही। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल भी काफी क्या होती है? कम होती है, ये बात याद रखना है। बात समझ गए? अगर अब बात किया जाए इस क्षेत्र के लोगों की, लोग कैसा होगा बताइए? गेहूं काटे होंगे बैसाख में, एकदम पूरा कड़ाके की धूप में, तो क्या हो जाता है? जाते हैं इधर से एकदम पूरा तैयार होके, उधर से करिया बन के आते हैं। क्यों? क्योंकि खूब ज्यादा धूप लगेगा, काला हो जाइएगा। तो याद रखना इस क्षेत्र का लोग अधिकतर क्या होता है? काला होता। अधिकतर क्या होता है? काला होता है। तो ये सब बात याद रखना है किस रेखा के बारे में? विषुवत रेखा के बारे में। इस रेखा के बारे में याद रखना है इतना बात। अब हम लोग देखेंगे कि विषुवत रेखा जो है, ये विषुवत रेखा कुल कितने देश से होकर गुजरती है? ये विषुवत रेखा कुल कितने देश से होकर गुजरती है? तो ये बात हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। ऐसे अगर बात किया जाए विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा, सब रेखा के बारे में आपको हम बता देते हैं, सब रेखा के बारे में ही जान लीजिए। ये आर्कटिक रेखा, ये कुल 8 देश से होकर गुजरती है। कुल कितने देश से होकर? 8 देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कुल 17 देश से होकर गुजरती है। कुल कितने देश से होकर? 17 देश से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा कुल 13 देश से होकर गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा कुल 13 देश से होकर गुजरती है। और याद रखना है मकर रेखा कुल 10 देश से होकर गुजरती है। ये रेखा तो कोई देश से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन सब देश यानी इस देश से नजदीक में कई सारा, इस रेखा के नजदीक में कई सारा देश है। तो यही रेखा के बारे में याद रखना है कि 8 देश से होकर आर्कटिक रेखा, 17 देश से कर्क रेखा, 13 देश से 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 10 देश से कौन? मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में एक और बात याद आया। क्या आया? तो याद रखना है पृथ्वी पर एकमात्र नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, विषुवत रेखा को क्या बार काटती है? 2 बार काटती है। उस नदी का नाम बता सकते हैं आप? अगर बता सकते हैं तो पहले वीडियो को रोकिए, पहले कमेंट करिए, फिर आप मिलाइए क्या आप सही बताएं। हाँ, तो निश्चित रूप से आपने जो बताया वो कौन सा नदी बताया? कांगो या जायरे नदी। याद रखना है कांगो या जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। चलिए आगे बढ़े, तो अब हम देखेंगे विषुवत रेखा पर स्थित देश पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे। पश्चिम से पूरब की ओर थोड़ा सा मैप पे आ जाते हैं और मैप पे आपको दिखाते हैं विषुवत रेखा को। कौन सा रेखा को? विषुवत रेखा को दिखाते हैं। अब विषुवत रेखा की अगर बात किया जाए तो ये जो हम रेखा खींच रहे हैं ये विषुवत रेखा है। ये कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये विषुवत रेखा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चलिए चला गया। ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। शायद आपको दिख अच्छा से नहीं रहा होगा, लेकिन सुनिएगा अच्छा से।
हम अपने ओर से इसको जूम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है ये जो विषुवत रेखा है ये कुल 13 देश से होकर गुजरती है। 13 देश को हम लोग को देखना है। एक हो जाएगा आप लोगों को इक्वाडोर। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया। क्या हो जाएगा, कोलंबिया। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ये इतना बड़ा ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील। तो याद रखना है दक्षिणी अमेरिका के कुल कितना देश से होकर गुजरती है, 3 देश से होकर गुजरती है। क्या हो गया, इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राजील। क्या वो पुराना है, क्या गो 13 गो पुराना है। आगे बढ़िए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील हो गया, आगे बढ़िए, आगे आगे यहां पर आइएगा तो छोटा सा देश मिलेगा आपको, साउ टोम। क्या मिलेगा, साउ टोम। ये हो गया आपका चौथा। साउ टोम के पश्चात मिलेगा गेबोन। क्या मिलेगा, गेबोन। ये हो गया आपका पचमा। छठा कांगो मिलेगा। क्या मिलेगा, कांगो मिलेगा। सातवां कांगो गणराज मिलेगा। क्या मिलेगा, कांगो गणराज। एक बार फिर से रिपीट करिए, पहला इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राजील, चौथा साओ टोम, पांचवा गेबोन, छठा कांगो, सातवां कांगो गणराज। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। कांगो गणराज के पश्चात अगर आगे बढ़िएगा तो कांगो गणराज के पश्चात आपको मिलेगा युगांडा। युगांडा 8 नंबर में क्या मिलेगा, युगांडा। फिर एगो झील मिलेगा। कौन सा झील मिलेगा, विक्टोरिया झील। वो अभी हम चर्चा उसका नहीं करेंगे। विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो युगांडा हो गया। युगांडा के पश्चात नमा देश की अगर बात किया जाए तो केनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केनिया हो जाएगा। और 10वां की अगर बात किया जाए तो सोमालिया हो जाएगा। 10वां क्या हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा। याद रखना है कौन कौन हो जाएगा इसमें, अफ्रीका में। तो अफ्रीका में याद रखना है साओ टोम, गेबोन, कांगो, कांगो गणराज, युगांडा, केनिया, सोमालिया। तो कुल मिलाकर हम लोग 10 देश को देख चुके हैं। उसके पश्चात आ जाइए इधर, इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया। इस प्रकार से याद रखना है ये 11वां देश हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ठीक है, याद रखना है क्या देश हो जाएगा, 11वां देश हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर सॉरी इधर याद रखिएगा कि जो है ये सोमालिया के पश्चात एक और देश है, मालदीव भी है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मालदीव। फिर 11वां हो जाएगा मालदीव। अब 12वां क्या हो जाएगा, 12वां हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो 13वां हो जाएगा ये सॉरी गलती हो रहा है यहाँ पर, जो है मालदीव नहीं होगा, ये सही बता रहे थे आप लोग को। 11वां ये हो जाएगा कौन सा, इंडोनेशिया। फिर 12वां की अगर बात किया जाए तो नौरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौरू हो जाएगा। और 13वां की अगर बात किया जाए तो 13वां हो जाएगा किरीबाती। क्या हो जाएगा, कौन सा बाती, किरीबाती हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोगों को हम बताए क्या उद्देश्य बता दिए, 13 देश बता दिए। कौन क्या उद्देश्य बताए, 13 देश बताए। कौन कौन बताए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, गेबोन, कांगो, कांगो गणराज, युगांडा, केनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, नौरू, किरीबाती। क्या गो 10 और 3 गो 13 गो बता दिए। तो यही देश है जो विषुवत रेखा पर स्थित है। तो हमको लगता है कि अब विषुवत रेखा पर जो है विषुवत रेखा से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से गलती नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कर्क रेखा को। किस रेखा को देखेंगे, कर्क रेखा को देखेंगे। तो अब हम कर्क रेखा की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा फिर से हम एक चित्र बनाएंगे और चित्र में आप लोगों को बताएंगे कर्क रेखा के बारे में। किस रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में बताएंगे। तो थोड़ा सा देखिएगा कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, तो शेप इधर से ले लेते हैं। अच्छा ब्लैक वाला है जी, सर्च इधर से कर लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट। आ जाइए इधर से, ये प्यारा प्यारा
पृथ्वी, और इस पृथ्वी की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजरती है? तो अभी तुरंत बताए हैं, विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा गुजरती है। और याद रखना है, विषुवत रेखा से आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। और ये जो रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये बात याद रखना है, भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है। थोड़ा सा हम बना भी देते हैं भारत को, प्यारे प्यारे भारत को बनाते हैं। देखते रहिएगा कितना सुंदर बनाएंगे इसको हम। अरे नजर लग गया आप लोगों का। बनाते हैं। ये प्यारा प्यारा भारत बना। अब इस भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ये भारत को दो भागों में बांटती है। ये है कौन सा रेखा? याद रखना है, ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी कर्क रेखा है। ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को दो भाग, इसको बोलेंगे उत्तर भारत, उत्तर भारत। इसको क्या बोलेंगे नीचे वाला को? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत बोलेंगे। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। अब देखिएगा, ये कर्क रेखा की अगर बात किया जाए तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत के कुल कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य में कौन कौन सा राज्य है, तो हम एक ट्रिक आप लोगों को दे देते हैं। ट्रिक ये है कि गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति। लड़की का नाम समझिए या आत्मा को शांति, जो समझिए, तृप्ति मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। में याद रखना है, गौ से, गौ फॉर गुजरात, क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है। रौ से राजस्थान। मो से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। ठीक है। छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़। ठीक है। झ से झारखंड। पी से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तृप्ति से त्रिपुरा, त्रिपुरा। और मिलेगी से मिजोरम, क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। अब देखिए क्या गो, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। हम ये ट्रिक इसलिए दिए हैं क्योंकि सीक्वेंस से पूछा जाता है पश्चिम से पूरब, और निश्चित रूप से ये एक सीक्वेंस में है पश्चिम से पूरब, यानी गो फॉर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। फिर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के पश्चात क्या होगा? पश्चिम बंगाल हो। छत्तीसगढ़ के पश्चात झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत को दो भाग, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में क्या करती है? बांटती है। ये सब बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। फिर इस रेखा के बारे में याद रखना है कि कर्क रेखा को एक नदी है जो 2 बार काटती है, माही नदी। कौन सा नदी? माही नदी कर्क रेखा को कितना बार काटती है? 2 बार। ये बात याद रखना है। मध्य प्रदेश के मेहद झील से माही नदी निकलती है, जो कर्क रेखा को कितना बार काटती है? 2 बार। तो फिलहाल अभी कर्क रेखा के बारे में हम लोग को इतना बात याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा से होकर कुल कितना
यानी जो है कर्क रेखा पर कुल कितना देश स्थित है, इससे पहले आपको बताए हैं कि कर्क रेखा पर क्या देश है, तो कर्क रेखा पर 17 देश है। कितना देश है? 17 देश है। अब हम थोड़ा सा कर्क रेखा वाला देख लेते हैं, ठीक है, तो देखिएगा। अब कर्क रेखा पर स्थित देश को हम लोग को देखना है। आ जाइए, अब हम कर्क रेखा को खींचेंगे, कर्क रेखा को खींचेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए। हाँ, रेखा खींच देंगे और उसके बाद बड़ा कर देंगे, ठीक है। ब्लैक वाला ले लीजिए। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम जो खींच रहे हैं ये कर्क रेखा है। ये कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है। और कर्क रेखा भारत के देखिए बीचों बीच से, अपना प्यारा प्यारा भारत के बीच से होकर गुजर रही है ना। क्या वो देश होगा? 17 देश होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 17 देश अभी आपको हम दिखा देंगे। 17 देश क्या करेंगे? दिखा देंगे। ये है मैक्सिको। मैक्सिको एक में हो जाएगा, येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, ये मैक्सिको है, ठीक है। मैक्सिको के पश्चात यदि अगर बात किया जाए तो मैक्सिको के पश्चात बहामास, यहां से बहामास से होकर गुजरती है, तो बहामास हो जाएगा 2। याद रखना है, मैक्सिको, बहामास। बहामास के पश्चात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी सहारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी सहारा हो जाएगा। उसके पश्चात, पश्चिमी सहारा के पश्चात हो जाएगा मारिटानिया। क्या हो जाएगा? मारिटानिया। यानी 1 2 पश्चिमी सहारा हो जाएगा 3, मारिटानिया हो जाएगा 4। मारिटानिया क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मारिटानिया के पश्चात माली हो जाएगा, और माली की अगर बात किया जाए तो 5वां हो जाएगा माली। 5वां क्या हो जाएगा? माली। माली के पश्चात अल्जीरिया 6ठा हो जाएगा। फिर नाइजर 7वां हो जाएगा। फिर नाइजर ये दिख रहा होगा, यहां से जा रही है, ये है, ये जो है ये अल्जीरिया है। ये क्या है? अल्जीरिया है, ठीक है। फिर आइएगा आगे तो लीबिया मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? लीबिया, ये 8वां हो जाएगा। लीबिया के पश्चात इजिप्ट मिलेगा। इजिप्ट बोले तो क्या? इजिप्ट बोले तो मिस्र। क्या मिलेगा? मिस्र मिलेगा, ये 9वां हो जाएगा मिस्र। मिस्र के पश्चात मिलेगा आपको सऊदी अरब। क्या मिलेगा? सऊदी अरब, ये 10वां हो जाएगा सऊदी अरब। उसके पश्चात आपको मिलेगा यूएई, यहां पर मिलेगा यूएई। यूएई मिलेगा, ये हो जाएगा 11वां। फिर ओमान मिलेगा, ये वाला ओमान है, ये हो जाएगा 12वां। क्या हो जाएगा? 12वां हो जाएगा। फिर अपना प्यारा भारत हो जाएगा 13वां। प्यारा भारत क्या होगा? 13वां। फिर बांग्लादेश क्या होगा? 14वां हो जाएगा। बांग्लादेश क्या हो जाएगा? 14वां हो जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा तो चाइना मिलेगा। बांग्लादेश के पश्चात तो जो है बांग्लादेश के पश्चात म्यांमार भी मिलेगा ना जी। तो म्यांमार की अगर बात किया जाए तो, सॉरी, बांग्लादेश तो ये ना है जी, ये है ये, ठीक है। फिर म्यांमार मिलेगा, बर्मा 15वां हो जाएगा। फिर चीन मिलेगा, चीन, चीन ये हो जाएगा 16वां। और फिर ताइवान मिलेगा, हो जाएगा 17वां। तो इस प्रकार से याद रखना है आप लोगों को, कुल क्या वो देश है? 17 देश है। एक बार फिर से बता देते हैं, इधर आ जाइएगा तो मिलेगा पश्चिमी सहारा, बहामास, फिर सॉरी मैक्सिको, बहामास, उसके बाद पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, माली के बाद अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब। सऊदी अरब के पश्चात क्या होगा? तो यूएई होगा, ओमान होगा, भारत होगा, बांग्लादेश होगा, म्यांमार होगा, चीन होगा, ताइवान होगा। कौन कौन होगा? 17 होगा। ध्यान रखिएगा। पहला बोलिए, बोलिए पहला बोलिए, क्या होगा? मैक्सिको। मैक्सिको के पश्चात बहामास, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, उसके पश्चात, माली के पश्चात अल्जीरिया होगा कि नहीं होगा? अल्जीरिया होगा। पहले नाइजर होगा, नाइजर, अल्जीरिया, उसके पश्चात लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, उसके पश्चात भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार हो जाएगा। फिर चीन और ताइवान हो जाएगा। इस प्रकार से ये 17 देश आप लोगों को याद रखना है, जो किस रेखा पर है? कर्क रेखा पर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे मकर रेखा पर स्थित देश। और मकर रेखा पर कुल 10 देश है। कितना देश है? 10 देश है मकर रेखा पर, ठीक है। तो मकर रेखा को, हमको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य बना लीजिएगा, धैर्य बनाकर रखिएगा, होने दीजिए लंबा, कितना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए। जब शुरू किए हैं तो इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। और मकर रेखा कुल मिलाकर 10 देश से होकर गुजरती है। कितना देश से होकर गुजरती है? 10 देश से होकर गुजरती है। वो 10 देश कौन कौन सा है उसको भी हम लोग मैप के माध्यम से क्या करेंगे? देखेंगे। मकर रेखा की ओर बढ़ते हैं। मकर रेखा देखिएगा, यह है मकर रेखा, ठीक है। और मकर रेखा 10 देश से होकर गुजरती है। वो 10 देश को हम लोग सीक्वेंस से देखेंगे, कोई ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखिए, याद हो जाएगा। ट्रिक एक बार ट्रिक याद करिएगा और एक बार फिर इस देश को याद करिएगा। ट्रिक भूले बात खत्म, ठीक है। तो इसलिए ट्रिक के चक्कर में पड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, दक्षिण अमेरिका का जो देश है, क्योंकि ये मकर रेखा है, तो मकर रेखा में पहला हो जाएगा चिली। पहला 1 नंबर में क्या होगा? चिली। चिली के बाद दूसरा हो जाएगा अर्जेंटीना। देखिएगा, चिली फिर अर्जेंटीना, यहाँ क्या है? चिली है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इधर चिली इधर अर्जेंटीना, फिर होगा पराग्वे। 3 नंबर में क्या हो जाएगा? 3 नंबर में इधर आ जाइएगा, ई वाला है, ई जो है इधर आ जाइए। 3 नंबर में क्या हो जाएगा? पराग्वे। फिर 4 नंबर में क्या होगा? ब्राजील। 4 नंबर में क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। 4 नंबर में क्या होगा? ब्राजील हो जाएगा। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। उसके पश्चात आइएगा इधर तो मिलेगा नबीबिया। क्या मिलेगा? नबीबिया। 5 नंबर में नबीबिया। फिर 6 नंबर में बोत्सवाना मिलेगा। क्या मिलेगा? बोत्सवाना। तो 6 नंबर में बोत्सवाना, यानी चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, बोत्सवाना। फिर मोजाम्बिक। फिर क्या मिलेगा? मोजाम्बिक मिलेगा, मोजाम्बिक। तो याद रखना, 6 के बाद 7 नंबर में क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक होगा। फिर आगे की अगर बात किया जाए तो मेडागास्कर। 8 नंबर में क्या मिलेगा? मेडागास्कर मिलेगा। क्या मिलेगा? मेडागास्कर मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है आगे। मेडागास्कर के पश्चात 8 के पास मेडागास्कर के पश्चात क्या मिलेगा आपको? जो है ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। क्या नंबर में? 9 नंबर में ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ठीक है। याद रखना है। और एक लगता है छोटा जी, कौन छोटा? या काउंटिंग करने में गलती कर बैठे? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, उसके पश्चात पराग्वे, ब्राजील 5, नबीबिया, बोत्सवाना। अच्छा, ये साउथ दक्षिण अफ्रीका छूट गया ना जी। दक्षिण अफ्रीका काहे छोड़ दिए? दक्षिण अफ्रीका छोड़ दीजिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज घुसा जाएंगे। यहाँ खोजे थे ना केप ऑफ गुड होप, 7वां ये हो गया, तो ये हो जाएगा 8वां, ये हो जाएगा 9वां। वही तो लग रहा था, कौन छूट गया? तो 10वां हो गया। तो याद रखना है किस रेखा पर? तो याद रखना है मकर रेखा पर स्थित क्या वो देश? 10 देश हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे, मकर रेखा से ऊपर जाइएगा तो मिलेगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे इस पे। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इस प्रकार से खींचिएगा तो इसको बोलेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी को हम लोग बोलेंगे आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और ये कुल मिलाकर 8 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन सा देश है तो उसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम अब इतना आसान नहीं रहा। सब पूछ लेगा, फरिया फरिया पूछ लेगा आपसे, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका है और ये अलास्का। तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत देखिएगा, सबसे पहले हम रेखा खींच देते हैं। क्या खींचेंगे? रेखा खींचेंगे। कौन सा? 66.5 डिग्री। कौन सा रेखा? 66.5 डिग्री। चलिए खींच दिए। अब आगे वही सब है, रूस वाला भाग ही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अलास्का जो है ये यूएसए के अंतर्गत आता है। अलास्का के पश्चात, यानी अलास्का बोलिए या यूएसए बोलिए, बात बराबर। 1 नंबर में अलास्का, यूएसए। फिर 2 नंबर में क्या होगा? कनाडा। 2 नंबर में क्या होगा? कनाडा। 3 नंबर में आप ग्रीनलैंड बोलिए या डेनमार्क बोलिए। हम बताए हैं कि ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक रूप से लगेगा अमेरिका का है, लेकिन इस पर अधिकार किसका? यूरोप का। यूरोप में किसका? डेनमार्क का। तो याद रखना है
3 नंबर में हो जाएगा आपका डेनमार्क। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो डेनमार्क के पश्चात हो जाएगा नॉर्वे, 4 नंबर में स्वीडन, 5 नंबर में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड 6 नंबर में हो जाएगा। फिनलैंड क्या हो जाएगा 6 नंबर में, ठीक है। सॉरी आइसलैंड छोड़ दिए इधर, आइसलैंड 4, इधर नॉर्वे 5, स्वीडन 6, फिनलैंड 7 और इधर रूस 8, रूस 8, ये पूरा रूस ही है। तो इस प्रकार से आर्कटिक रेखा पर कुल मिलाकर क्या गो देश 8 देश, क्या गो देश 8 गो देश। तो विषुवत रेखा पर देश देखे, मकर रेखा पर देखे, कर्क रेखा पर देखे, आर्कटिक रेखा पर देखे। अब अंटार्कटिक रेखा पर देखना है ही नहीं, देश ही नहीं है। अंटार्कटिक रेखा पर कोई देश नहीं है, कोई भी देश नहीं है, इसलिए टेंशन खत्म, यादें नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखना है ये बात। फिर अगर यानी जो है हम लोग विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा देख लिए। ध्रुव, ध्रुव पर देश होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नहीं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, नहीं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो निश्चित रूप से आप लोग बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा, देखिए क्लास तभी अच्छा लगेगा जब कॉपी कलम लेकर आप बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा और अच्छा नोट्स बनाइएगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, नोट्स भी साथ ही साथ बनाइए आप लोग, ठीक है। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताया करिए, बताइए कि कैसा क्लास लगा आपको, ठीक है। तो कुल बज गया है रात का 11, क्योंकि आज जो है 12th क्लास का फेयरवेल था, तो काफी हम बिजी थे, इसलिए सोचे आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका रात्रि शुभ हो। धन्यवाद।